नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम एक मुलाकात में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आज मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद है उनका नाम नंद किशोर सुलभ है। ये चतरा कॉलेज में प्रोफेसर है और सबसे बड़ी बात है अभी केंद्रीय मंत्रालय जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उन्होंने 3 विद्वानों की नियुक्ति की है हिंदी सलाहकार समिति में। उनमें से एक ये भी है, एक महिला केरल की है, दूसरी लक्षद्वीप की और तीसरा सुलभ जी हैं। तो आइए इसे जानते हैं मंत्रालय के बारे में, कैसे ये वहां तक पहुंचे, उसका क्या काम है और इनकी अन्य गतिविधियों के बारे में। सुलभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप तो केवटा सिमरिया चतरा के रहने वाले हैं, तो राजनीति में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1989 में यदुनाथ पांडे जी हजारीबाग लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हुए थे और उसी समय हम 88 में मैट्रिक पास किए और 89 में छात्र जीवन से ही उस आंदोलन से और उनके उस कार्यक्रम से हम भारतीय जनता पार्टी में प्रभावित होकर जुड़े और संघ से पुराना रिश्ता बाल स्वयंसेवक के रूप में भी रहे हैं और यही से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की और तब से सभी कार्यक्रमों में मैं सक्रिय भागीदारी निभाई है। फिलहाल आप चतरा कॉलेज में भी प्रोफेसर हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। चतरा कॉलेज चतरा में बीएड विभाग में हम हैं। वहाँ 2012 में मेरी नियुक्ति हुई और 2012 से मैं चतरा कॉलेज चतरा में सेवा दे रहा हूँ। अभी प्रभारी विभागाध्यक्ष के रूप में भी मैं वहाँ कार्यरत हूँ और हिंदी ही मेरा विषय है। हिंदी के प्राध्यापक के रूप में मैं अपना अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मैंने वो चिट्ठी देखी है जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने निकाला है कि 3 विद्वानों को भारत से उस सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया। तो थोड़ा दर्शकों को बताएं कि वो उसमें कार्य क्या है, क्या रोल होते हैं एज ए विद्वान उस हिंदी सलाहकार समिति में। दरअसल अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि हिंदी राष्ट्रभाषा हुई लेकिन राजभाषा नहीं बन पाई है और हिंदी राजभाषा बने इसके लिए वर्तमान मोदी जी की सरकार एक हम सबों की भूमिका तय कर रहे हैं कि हर एक विभाग में कैसे हिंदी में अधिक से अधिक कारोबार हो। अपने दैनिक कार्य में जैसे लोग अंग्रेजी का अधिक प्रयोग करते हैं और हिंदी का कम करते हैं, तो हिंदी को पुनर्जीवित कर रहे हैं और मैं भारत सरकार के प्रति, गृह मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस ओर अपना कदम बढ़ाया है कि अपनी संस्कृति, अपने देश की जो भाषा है, मातृभाषा हिंदी, उसके पुनर्जीवन में उन सबों ने एक ऐसी नीति बनाई है जिससे हम सब भी उसमें लगेंगे और कार्य आगे भी करेंगे, कर भी रहे हैं। सुलभ साहब, मैं जो सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी से जुड़े हैं, तो शायद इस सवाल को आप समझेंगे, उस दर्द को भी समझेंगे। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिंदी को पुनर्जीवित करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है और इतनी बुरी स्थिति है कि एक मंत्रालय, हर मंत्रालय में एक हिंदी की सलाहकार समिति बनती है ताकि इस भाषा को राजभाषा के तौर पे स्थापित किया जा सके। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूर्व की सरकारों का जो तुष्टीकरण की नीति रही है उसका प्रतिफल है। अंग्रेजी को महत्व अधिक दिया गया, दूसरे भाषाओं को महत्व अधिक दिया गया और तो और कहा जाए कि मगही बहुत पुरानी भाषा है, हिंदी से भी पुरानी भाषा है, जो मगही का लोप हो गया। क्षेत्रीय भाषाओं का तो एकदम लोप होते जा रहा है और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर नहीं लोग थोड़ा आगे बढ़कर के हिंदी का संरक्षण करें तो शायद हिंदी भी कहीं विलीन न हो जाए। जैसे संस्कृत हमारी सबसे देववाणी थी, पुरानी भाषा थी, वैसे कहीं हिंदी नहीं हो जाए। लेकिन मैं वर्तमान सरकार, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसका हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हिंदी को पुनर्जीवित कर रहे हैं। जबकि झारखंड की जो सरकार है, जो अभी स्थानीय नीति बनाई है, उसमें इन क्षेत्रीय भाषाओं को और हिंदी सहित
मगही को, हिंदी को, इन भाषाओं को शिथिल करने का प्रयास किया है। और वो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाई है अभी तक ये झारखंड सरकार की जो हिंदी यहाँ संरक्षित हो या इसकी प्रगति हो। हम सरकार को ही क्यों दोष दें? आप मगही की बात करते हैं, भोजपुरी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, लोग भी तो दोषी हैं। निश्चित तौर पर लोग भी दोषी हैं। अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, बी फॉर बॉल पढ़ाते हैं, सी फॉर कैट पढ़ाते हैं, लेकिन क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गणेश पढ़ाने में उन्हें थोड़ी कहीं न कहीं कोई कमजोरी महसूस होती है। और ये नज़रिया जो है ये दोषी है हिंदी के समृद्धि में। और हिंदी के समृद्धि तभी होगी जब हम गर्व से हिंदी को, हिंदुस्तान को अपनाएंगे। आपने तुष्टीकरण की बात की, आपने कहा कि सरकार ने इंग्लिश को बढ़ावा दिया, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है। अभी आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, आप वहाँ पे एडजस्ट कर जाएंगे। लेकिन हिंदी के साथ वो बात नहीं, अपने ही देश में हिंदी बेगानी है। निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि चीन में चाइनीज पढ़ाया जाता है और चाइनीज वहाँ ऑथराइज्ड भाषा है। जापान में जापानीज पढ़ाया जाता है, वो ऑथराइज्ड भाषा के रूप में अधिकृत है। और जब आप अपनी भाषा को खुद अपने बोलने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो निश्चित तौर पर अगला कितना बोलेगा, अगला कितना प्रयोग करेगा। आप अपनी तरफ से तो प्रयास करिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे जब लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं या अन्य किसी सार्क शिखर वगैरह सम्मेलन में जाते हैं तो हिंदी में नहीं बोल करके हमारे नेता, हमारे अफसर सभी अंग्रेजी में बोलना प्रारंभ करते हैं। तो हम तो एक दूसरे से आचरण देख करके भी करते हैं। बच्चा को आप जैसे आप कहेंगे तो आप कहना शुरू करेगा, बच्चा को आप तुम कहना शुरू करेंगे तो वो तुम कहना शुरू करेगा। हम बड़े लोगों को आइकॉन अपना मानते हैं और बड़े लोग ही अगर नहीं अपनाएंगे हिंदी को तो फिर निचले तबके के लोग को तो अपनाने में फिर वो अपना आइकॉन किसे मानेगा, और जिसको आइकॉन मानेगा वो फिर उसी टाइप में उसको दिखेगा। इसलिए हमको अपने जो भी ऊंचे ओहदे पर लोग हैं वे लोगों से भी आग्रह करना है कि वो भी हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग करें, तभी हमारी हिंदी समृद्ध होगी। आप जिस मंत्रालय में गए हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य हैं आप, लेकिन वही जो मंत्रालय है वो सिर्फ इस समिति में हिंदी में सारे लेटर्स जारी करेंगे, सारी बातचीत हिंदी में होगी, लेकिन सारा कामकाज उनका खुद का मंत्रालय का कामकाज तो इंग्लिश में होता है। सरकार कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में सारा काम इंग्लिश में होता है। किसी भी विभाग में चले जाइए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। तो फिर हिंदी को पढ़ाने की बात कैसे होगी? प्रयास करना है। देश की आज़ादी की लड़ाई हम सभी मानते हैं कि 1857 से शुरू हुई और आज़ादी 1947 में मिली, 90 साल लगे। इस कालखंड में ढेर सारी कुर्बानियाँ हमने दी। उसी तरह से हिंदी को समृद्धि में लाने के लिए जब सरकार की नीयत अच्छी हो गई है तो लोगों की नीयत भी अच्छी हो जाएगी। और जो लोग भी अंग्रेजी के हिमायती हैं, जब हम अच्छी हिंदी प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे तो वो अच्छे मानसिकता में आ जाएंगे। और अच्छी मानसिकता जब सरकार की है तो सभी लोग अच्छे मानसिकता में आ जाएंगे। अंग्रेजियत आज न कल उन्हें छोड़नी ही पड़ेगी और हिंदी को अपनानी ही पड़ेगी। आप एक मंजे हुए व्यक्ति हैं, हिंदी के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं चतरा कॉलेज चतरा में भी। इस कमेटी में आपका नाम आ गया है, तो आप अपना योगदान कैसे देंगे? कैसे हिंदी को पढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? पहले तो वर्तमान परिस्थिति में वहाँ देखा जाएगा कि हिंदी की स्थिति यहाँ कैसी है, कितना प्रयोग करते हैं। और वर्तमान स्वरूप के साथ अन्य जो दो लोग हमारे साथ साथी हैं, सहयोगी जन हैं, उन सबों से भी राय विचार कर अधिक से अधिक प्रेरित करेंगे लोगों को। और हिंदी के प्रति जागरूकता में हम अपने संस्कार, अपने देश की संस्कृति, अपने लोगों को आहार व्यवहार के प्रति जो भावना है उसे हम बतलाने का काम करेंगे, जागृत करने का काम करेंगे, जिससे हिंदी समृद्ध हो। मैं एक बात जरूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस कमेटी में आपका नाम आया है, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? यहाँ तक पहुँचने में
कौन है वो लोग जिन्होंने आपको मदद की यहाँ तक? श्रेय मोदी जी की सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और इसे गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा विभाग ने जो मनोनयन का कार्य किया है, आभार हम उनका प्रकट करना चाहते हैं। और वैसे भाजपा संगठन में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी नेतृत्व करने वाले हमारे सक्षम पदाधिकारी हैं, उन सबों को ये उपलब्धि हम कहेंगे कि उनकी कृपा से हुई है। आपने अपने सांसद का नाम नहीं लिया, सुनील कुमार सिंह को, आभार व्यक्त नहीं किया। नहीं, जनप्रतिनिधि तो वो भी हैं। अगर आप सुनील सिंह की बात करेंगे तो सुनील सिंह का नाम लेते, लेकिन जब हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि में विधायक और सांसद सभी आते हैं, तो हम जनप्रतिनिधि बोले। चतरा में आपके सबसे बड़े नेता अभी तो फिलहाल वही है। नहीं, बड़े नेता नहीं, एक जिम्मेवारी है उनके ऊपर। बड़े नेता नहीं, चतरा में भारतीय जनता पार्टी में उनसे सीनियर कई नेता हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनके पास लोकसभा के सदस्य होने की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी में कौन सबसे अधिक दिनों तक अपना अनुभव प्राप्त किए हैं, बड़े वे लोग होते हैं। बड़े वे लोग नहीं होते हैं कि कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। इत्तेफाक नहीं रखता हूँ सुलभ जी की किनके पास एक्सपीरियंस है और कौन बड़े हैं। आज बड़ा वही है जिसके पास पद है, जो सांसद है और विधायक है। और अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते लेकिन अपनी पार्टी में अगर ये बात करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। नहीं, ऐसी नहीं है। अब जिसकी जैसी भावना, प्रभु मूरत दिसे ताहि तिन तैसी, ये आपके मन में ये भावना है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के कार्य अनुभव का लाभ लेती है और हर एक किसी पर नज़र रखती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मजदूर के बेटे को मुख्यमंत्री बना देती है, चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना देती है, और मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को भी हिंदी सलाहकार समिति में भेज देती है, मनोनयन कर देती है। आपने मजदूर की बात की, चाय वाले की बात की, लेकिन आपके सांसद को लेकर तो चतरा में बहुत विवाद है, बहुत लोगों में नाराजगी है कि वो लापता है। ऐसा नहीं है। सभी को आप एक अनुशासित सिपाही के तौर पे, भाजपा के अनुशासित सिपाही के तौर पर उनका कितना भी बचाव कर ले, लेकिन ये बात साफ है कि वो चतरा में कोई कार्य नहीं करते, बिल्कुल वहाँ आते भी नहीं है, बहुत कम उनकी उपस्थिति रहती है। नहीं, ऐसा नहीं, आते हैं। अभी 3 दिन से चतरा में हैं। अभी 3 दिन से हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को बहुत नाराजगी है। आपके मैं सिमरिया की बात करूँ, यहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ के सड़क का क्या हाल है आप मुझे बताएं। सिमरिया पूर्वी की बात करें, सड़क का जो भी निविदा वाली कार्य होनी थी वो हो गई, सड़क बन भी रही है। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, सरकार बदली, सरकार की नीयत कुछ बदली है। इन सब परेशानियों से जो लोग हैं, काम करने वाले, जो भी तकनीकी तौर पर उसमें हैं, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, लेकिन सड़कें बन रही हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। सरकार जब राज्य सरकार बदली तो कुछ परिस्थितियां बदली हैं, कुछ काम शिथिल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सांसद कहीं शिथिल हैं और काम नहीं कर रहे हैं। काम वो कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं क्षेत्र में। धरातल पर कुछ दिखता नहीं चतरा में। मैं आपको बता रहा हूँ कि चतरा की स्थिति ऐसी है कि चतरा में ना नौकरी है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, और सबसे अच्छी बात जो चतरा के लिए जो डेवलप हो रहा है वो मिनी अफगानिस्तान बन रहा है। अभी अगर आप बात करें ओपीएम को लेके जो वो खेती हो रही है वहाँ पर, कुछ दुर्भाग्य चतरा में पिछले कई दशक से हैं। बहुत पहले में खैर की लकड़ी का कत्था लोग बना देते थे, जंगल उजाड़ दिए लोग, वो एक दौर वो देखे हैं। बीच में दौर आया उग्रवादियों का, चतरा उग्रवाद प्रभावित काफ़ी रहा। अगर कहा जाए तो राजधानी बन गई थी चतरा। हम लोग अपने मन में एहसास नहीं कर पाते थे कि अब वो दिन आएगा जो स्वतंत्र हवा ले सकें, लेकिन आज समय परिस्थिति सब बदली है और समय परिस्थिति सब बदल रही है। विकास के कार्य भी हो रहे हैं अपेक्षा अनुरूप। किन्हीं को हो सकता है कि लगे कि मेरी ये अपेक्षा नहीं पूरी हो रही है, लेकिन जन आकांक्षा के अनुरूप कार्य हो रहे हैं। सुलभ जी, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जब जो शिक्षाविद हैं उन्होंने राजनीति में बड़ी जगह पाई है। आपने एक शुरुआत की है संगठन पार्टी में, आपने एक जगह पाया, उसके बाद अब आप हिंदी सलाहकार समिति तक पहुंच गए। तो आने वाले दिनों में आपके क्या सपने हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं? सपना कुछ बस नहीं है, बस चलना है।
देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करना है और इसी में जो कुछ चलते चलते दायित्व मिले उसका निर्वहन करना है। कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे क्या बनना है, बस देश और समाज की सेवा करना है। जिस रूप में हो, समाज की सेवा करके आम जनमानस को उसका लाभ पहुँचे, भारत में भारत की संस्कृति की समृद्धि हो, हिंदी और हिंदुस्तान की समृद्धि ही हमारी असली समृद्धि मानी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ केवटा सिमरिया के रहने वाले सुलभ जी। तो अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।